नहीं आपको नहीं, वो बैंड पार्टी वाला परेशान करके रख दिया। अब इनका क्या कसूर है सर? इन्हें कहा गया है बजा रहा है। इनको कहाँ पता है कि आपको झपकियां लेने में डिस्टर्ब हो रहा है? झपकी कौन ले रहा था? ओहो, बैठे बैठे आग लग गई थी बस। वहीं आग लगा, अंदर डाल देंगे ना तुम्हारे सारा बैंड बाजा बंद हो जाएगा। अरे भाई साहब, अब तो पीछे ही पड़ गए। अब देखिए, शादी ब्याह में शोर शराबा नाच गाना तो होता ही है। तो शादी किसकी है? देखिए, मुन्ना यादव जी की बेटी की शादी है। इसमें नाच गाना आतिशबाजी होना तो वाजिब है। मुन्ना यादव जी, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई महात्मा पुरुष है मुन्ना यादव। अरे नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? अब देखिए, मुन्ना जी जो भी थे, जैसे भी थे, इसमें उनकी बेटी का क्या कसूर? आप जानते हैं मुन्ना को? क्या बात कर रहे हैं? इस मोहल्ले में रहने वाले कौन नहीं जानता मुन्ना जी को? हाँ, हाँ, तो आप इसी मोहल्ले से हैं? पास ही में रहता हूँ। कभी देखा नहीं आपको मोहल्ले में? लेकिन मैंने आपको देखा है पार्क में बैठे हुए हमेशा। सिगरेट? मैं नहीं पीता। ओह, कभी कभार पी लेता हूँ, रेगुलर स्मोकर नहीं। ओ तो लीजिए ना, लीजिए लीजिए लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, थैंक यू। भला सुना है, सारे मोहल्ले वाले को बुलाया गया शादी में, आप नहीं गए? हाँ, बुलाया था मुझे भी, पर मैं नहीं गया। क्यों? क्योंकि शादी की ये अमीरी की ये बेशर्म नुमाइश चुभती है मुझे। आप क्या समझे? ये शादी के बड़े बड़े कार्ड छापना, मिठाई के डिब्बे के साथ लोगों के घर घर जाकर देकर आना, ये रोशनी, ये आतिशबाजी, ये बैंड बाजा, सजावट, पैसा कहाँ से आता है किसी को पता है? हाँ हाँ, साला ऊपर वाला भी लगता है बहरा और गूंगा हो चुका है। जिसको देता है छप्पर फाड़ के देता है, और जिससे लेना होता है साला सॉरी, मुंह से निकल गया। सॉरी, ठीक है ओके। अब तो मुझे ये भी लगने लगा है ये जो ईश्वर है ना, ये दो है। दो ईश्वर? हाँ, एक गरीब का और एक अमीर का। और ये जो गरीब का ईश्वर है ना, तो साला खुद भी गरीब है। अरे भाई साहब, ऐसा भी तो हो सकता है जिसे आप दो समझ रहे हैं, असल में वो एक ही हो। क्या मतलब? जैसे देखिए, एक ही शरीर में दो रूप, मतलब दो विपरीत रूप। विपरीत रूप? हाँ, अब देखिए, इंसान अगर दो हिस्सों में बढ़ सकता है तो भगवान क्यों नहीं? ओ, आप हिपोक्रेसी यानी दोगलेपन की बात कर रहे हैं? हाँ, सही कह रहे हैं आप। हमारे संसार, समाज, राजनीति, सभी जगह ये दोगलापन छाया हुआ है। तभी तो कह रहा हूं कि भगवान क्यों नहीं? ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन मुझे लगता है ना, इंसान से ज्यादा घटिया और कमीना शायद ही कोई नहीं। अरे, बड़ी नफरत है इंसान से आपको। क्यों ना हो? क्यों ना हो? आप ही बताइए भाई साहब, 50 लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ा के कोई लड़की जब अपने पति के किसी पुराने अफेयर या गर्लफ्रेंड को लेकर शक करे, ताने मारे, तो ये दोगलापन नहीं है? बिल्कुल है। वैसे कब से चल रहा है? क्या कब से चल रहा है? ये वो हस्बैंड के आपको लगा मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ? अच्छा। जहां सर ही नहीं वहां सर दर्द कहां से आएगा सर? मतलब शादी नहीं हुई अब तक? होगी भी नहीं। क्यों जी? क्योंकि
अच्छा, आप कौन हैं? क्यों मुझसे सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं? अरे मैं तो आपको ठीक से जानता भी नहीं। अरे भाई साहब, अभी तो बताया ना कि पास ही में रहता हूँ, 12 नंबर गली। 12 नंबर? हाँ, 12 नंबर गली। अपना मकान? हाँ, मतलब नया फ्लैट। ये 12 नंबर गली में तो सारे पुराने मकान हैं, नया फ्लैट तो बना ही नहीं अभी तक। फिर हाँ, 13 नंबर होगा। एक्चुअली बात कह रहे, हाल ही में शिफ्ट किया ना, याद नहीं रहता, भूल जाते। भूल जाते? हाँ, भूल जाते हैं। भूल जाते। लेकिन अभी तक आपने बताया नहीं कि शादी क्यों नहीं की। अरे मेरी हालत देख के ज्यादा नहीं लग रहा क्या? हालत? विटामिन एम की कमी। विटामिन एम मतलब? हाँ, वो फाइनेंशियल कंडीशन। फाइनेंस ही तो शादी का पहला क्लॉज है सर। है तो एक छोटी सी नौकरी, तनख्वाह 18,200 रुपया महीना, उसी में मकान का किराया, बिजली का बिल, पानी का बिल, घर में बूढ़े माँ बाप, भाई बहन, 2 महीने का किराया बाकी है। मकान मालिक वसूली के लिए गुंडे भेजता रहता है, कभी कभी तो पानी बंद कर देता है। बहन की शादी अभी तक नहीं हुई और आपको मेरी शादी की पड़ी है। हाँ, फिर भी भाई साहब देखिए, भारतवर्ष एक अमीर देश कब था? एक विशाल जनसंप्रदाय गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, फिर भी तो लोग शादी भी कर रहे हैं और बच्चे भी पैदा कर रहे हैं। गैर जिम्मेदारी यह भी इस देश की एक बहुत बड़ी खूबी है। पैदा किए जाओ, पालने का कुछ पता नहीं। मैं जैसा भी हूं ठीक हूं। अरे मेरे माँ बाप, भाई बहन कम से कम मेरी हालत को समझते तो हैं। हाँ, इसलिए मुझसे सिंपैथी भी रखते हैं। लेकिन वो जो आएगी, वो क्यों मुझसे निभाएगी? हैं? क्यों एडजस्ट करेगी? कितना भी छुपाऊं सर, 2-4 दिन में तो सच बाहर आ ही जाता है ना। ओ, तो आप कह रहे हैं कि सच छुपाए नहीं छुपता है? क्या मतलब? इंसान की सबसे बड़ी विडंबना क्या पता आपको? क्या है? वो भ्रम में जीते हैं। कैसा भ्रम? ये कि उसे कोई नहीं देख रहा हो, चाहे कुछ भी कर सकता है। इसलिए तो कहता हूं, इंसान को हर कदम फूंक फूंक कर चलना चाहिए। हाँ, लेकिन डर तो इस बात की है कि सबके बावजूद पता नहीं कैसे वो फंस जाते हैं। ये जो लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे पर उंगली उठाना, क्या है ये? साइड शादी का साइड इफेक्ट कह सकते हैं ना। शादी कर रहा है। आपको मजाक सूझ रहा है? हैं? यही साइड इफेक्ट इंसान के लिए कितना जानलेवा साबित हो सकता है, कुछ अंदाजा है आपको? कैसे? कैसे? हाँ? कैसे? इन्हें पता नहीं कैसे। तो फिर सुनिए, मेरा एक दोस्त था, विकास भारद्वाज। ब्रिलियंट स्टूडेंट था, क्लास में हमेशा अव्वल आता था। यूनिवर्सिटी में भी रैंक मिला था विकास को। शादी भी उसने अपनी पसंद की एक अमीर घर की लड़की से ही की थी, मगर बदकिस्मती से अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से विकास की नौकरी कुछ मामूली सी ही थी। जाहिर है बीवी की हर डिमांड पूरी नहीं कर पाता था। ताने सुन सुनकर जब तंग आ गया तो एक दिन चलती ट्रेन से छलांग लगा दी विकास ने।
दृश्य था वो, सोचकर आज भी मेरी रूह कांप उठती है। विकास का वो मासूम चेहरा, उसकी आंखें, वो मासूम चेहरा आज भी मेरे सपनों में आता है। लेकिन अंजलि को देखो। अंजलि कौन? अरे उसकी बीवी। आप देखेंगे तो बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, ऐसे चलती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसे देख के कौन कहेगा इतने बड़े तूफान से गुजरी है ये औरत। सही बात है, दोगलेपन के मामले में ईश्वर की भी क्या औकात है इंसान के आगे। ये सब देख देख कर ना सर, मैं शादी से उठ चुका हूं। वैसे भी अब 50 के पार उम्र हो गई है। इस उम्र में कौन शादी के बारे में सोचता है? क्या बात कर रहे हैं? इस उम्र का मतलब? आप अगर चाहेंगे ना लड़कियों की लाइन लग जाएगी। एक काम करते, सुनिए, शादी.com में 45+ कैटेगरी में आपका नाम डलवा देता हुआ। उसके बाद देखते रहना ऐसे ही। अबे चुप करो, अबे दूसरों की प्राइवेसी का तो ख्याल करो। अरे भाई साहब कमाल करते हैं, पे बैठ के आप प्राइवेसी को उम्मीद कर रहे हैं। मैं अपनी प्राइवेसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शादी के शोर शराबे, इस स्पेशल नुमाइश की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप भी बताइए भाई साहब, 2 एडल्ट लोग, एक मेल और एक फीमेल, आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ सोना चाहते हैं। अरे तो उसमें बाकी के लोग इतना खुश क्यों हो जाते हैं? 2 लोगों के प्राइवेट अफेयर को लेके ढोल ताशा बजाने की क्या जरूरत है? भाई साहब छोड़ दीजिए। अब देखिए, बड़े लोगों की बात ही कुछ और है। शादी किस लिए है? देखिए, मुन्ना यादव जी की बेटी की शादी है। बड़े लोग साले लुटेरे, उठाई गिरे, फिरौतीबाज साले कहीं थे। लूट के मालूम से कुछ सालों में कुछ कहां से कहां पहुंच गए। अबे मुन्ना से मुन्ना यादव जी बन गए। अच्छा, हाँ, ये देख रहे हैं मोहल्ले के लोग जो मुन्ना यादव की बेटी की शादी में ऐश कर रहे हैं, हाँ। प्लेटें भर भर के खा रहे हैं। सभी पीठ पीछे मुन्ना को गाली दिया करते थे। आज भी साले गाली देते देते खा रहे होंगे और खाते खाते गाली दे रहे होंगे। भाई साहब एक बात बताइए, सुना है कि मुन्ना जी के नाम पर 15 से ज्यादा मर्डर केस दर्ज है। केस दर्ज होने से क्या होता है? क्या होता है केस दर्ज होने से? मतलब कुछ उखाड़ पाई पुलिस है? ये दुनिया रोकड़े से चलती है सर, रोकड़े से। कुछ कुछ पैसा सबके मुंह में ठूस दो, सबका मुंह बंद। दुनिया की बेशर्मी से उब चुका हूं सर मैं। हाँ, मैंने सुना है कुछ साइंटिस्ट, फिलोसोफर, स्कॉलर इस दुनिया को बदलने के लिए दिन रात कोशिशें करने में लगे हुए हैं। लगे रहो, हाथ में आएगा बाबा जी का टुल्लू। मैं और मेरे जैसे लोग तो वही के वही रह जाएंगे सर। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक लगे रहो मुन्ना भाई, अपने मालिक के पीछे चिपके रहो साला 18,200 की सैलरी के लिए। एक बात बड़ी क्लियर है साहब, चाहे जो हो जाए, मेरी हालत कभी सुधरने वाली नहीं। जब तक जीऊं, ग्रेविटेशन की कृपा से इस धरती के साथ एक खटमल की तरह चिपके रहना है मेरा काम है, बस। क्या हो? लगता है कुछ काटा। खटमल होगा। तो मेरे साथ अपनी कंपैरिजन से नाराज हो गए, काट के विरोध जाहिर किया। अरे नहीं नहीं सर, ये देखिए मच्छर है। हाँ हाँ, जो भी है, मुझसे तो बेहतर ही कोई प्राणी होगा। मैं तो इस विरोध की भाषा को भी भूल चुका। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है। और क्या हमेशा ही ऐसे बातें करते हैं? किसी से बात करने का टाइम कहाँ मिलता है सर? मतलब कहीं घूमने जाना, मूवी देखने जाना? बेमतलब का खर्चा, मनगढ़ंत कहानियों से दिल बहलाव का क्या फायदा? ओ, मतलब आपका एकमात्र एंटरटेनमेंट है इस सुनसान पार्क में आके बैठे रहना। हाँ बढ़िया। लेकिन एक बात बताइए भाई साहब, इस पार्क में आपको डर नहीं लगता? क्योंकि कोई सेफ जगह तो है नहीं। डर किस बात का है? हाँ, ना या घास है ना पेड़ पौधे हैं, वो बात तो ठीक है। वो उधर की थोड़ी सी हरी जमीन को छोड़ के बाकी सारा पार्क बंजर पड़ा है। और उधर देखिए, बिल्कुल गेट के सामने म्युनिसिपल वालों ने एक बैट छोड़ के चला गया। अब आए दिन या तो मरी हुई बिल्ली या मरा हुआ कुत्ता कोई छोड़ के जाता है।
अरे बदबू से पूरी पार घर उठता है। आजकल शरीफ लोग तो यहाँ आने से डरते हैं। देखिए, लेकिन वो आप देखिए ध्यान से, आज उन्होंने वेट को साफ किया है, जानते हैं क्यों? हाँ, ताकि शादी का ये जो कचरा है ना, ये सब उसमें भरा जा सके। वो जा रहा है, वो जा रहा है। अबे भाग भाग साला। और कुछ भी करिए, दिन ब दिन पार्क की आदत और खस्ता होती जा रही है। एंटी सोशल्स की देन बन चुका है। क्या नहीं चलता यहाँ? ड्रग्स, दारू, सेक्स, सब कुछ। आपको पता है, पिछले हफ्ते एक लड़का और लड़के की लाश मिली थी। किसी ने दोनों का गला काट के। ये प्लीज और ना कहीं इस बारे में। ऐसे कैसे कर सकता है कोई इंसान? इतना खौफनाक, इतना भयानक कैसे हो सकता है? कोई सोचकर भी रूह कांप उठती है। हाँ, कभी कभी लगता है हम सभी ने आदिम, असभ्य, बर्बर जिंदगी जीने की ठान ली थी। वैसे जिनके कत्ल हुए थे वो कौन थे? मुझे क्या पता? मुझे लगा कि आप हर रोज यहाँ आते हैं, शायद आप। देखिए सर, आते जरूर है, लेकिन यहाँ चुपचाप बैठ के अपना टाइम पास करते हैं। कभी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई, किसी से कोई जान पहचान भी नहीं है मेरी। रियली? आपको कुछ भी नजर नहीं आया? अगर मैं हर चीज पे नजर डालना शुरू करूँ ना सर, तो कुछ दिन बाद खुद मैं ही नजर नहीं आऊंगा। हाँ, मतलब यहाँ जो कुछ भी एंटी सोशल एक्टिविटी होती रहती है, सब नजर आती है, मगर देखकर भी अनदेखा करना पड़ता है। यहाँ आओ, चुपचाप बैठो, अपने मतलब से काम रखो, बस इसी में समझदारी है। ये एंटी सोशल एलिमेंट तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब पहले ये सब नोटोरियस प्लेसेस में होता था, अब शरीफों की बस्ती में भी शुरू हो गया है। यही फर्क है बस। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये किसी एंटी सोशल का काम है। लड़का और लड़की दोनों शरीफ खानदान से। लाश की शिनाख्त नहीं हुई है, लेकिन उनके कपड़े, जूते और पाए गए कुछ चीजों से इसकी पुष्टि होती है। हो सकता है। हो सकता है मतलब? अब अखबार नहीं पढ़ते? लोकल मीडिया में काफी चर्चा इस कत्ल की। अरे सर, मैं अखबार नहीं पढ़ता। दफ्तर में मालिक की टेबल पे एक अखबार पढ़ा रहता है, लेकिन काम से फुर्सत मिले तब ना। सुना है तीकों ने प्यार का चक्कर है इसके पीछे। हो सकता है। बड़ी अजीब है। क्या अजीब है? मोहब्बत और हैवानियत दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, लेकिन कैसे एक ही आदमी के अंदर एक ही साथ धीरे धीरे पनपता रहता है। डिफिकल्ट सब्जेक्ट है सर, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। ये क्या होता है, कैसे होता है, कोई बता नहीं सकता। शायद इसे ही कहते हैं दिया तले अंधेरा। वैसे आपकी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है? क्या होने का कह रहे हैं? क्या होने का कह रहे हैं? रोमांस, मोहब्बत, प्यार वगैरह वगैरह। रोमांस, मोहब्बत, प्यार ज्यादा ही भारी भरकम शब्द है सर। हम जैसों की औकात के आगे कुछ ज्यादा ही सोफिस्टिकेटेड लफ्ज है। लेकिन कुदरत, इंसानों की तरह कुदरत इंसानों में भेदभाव तो करती नहीं, इसलिए प्यार मेरी जिंदगी में भी आया था एक बार। क्या बात है, मुझे पता था भाई साहब। अभी आपको बताना पड़ेगा A to Z, पूरा बताना पड़ेगा।
बीती बातों को दोहराने से क्या है? नहीं नहीं नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, शुरू कीजिए। अरे उस उम्र में तो सभी के साथ ऐसा होता ही है ना। ओके, किस उम्र में? स्कूल में या कॉलेज में? कॉलेज में। तब हम गांधीनगर की एक झुग्गी कॉलोनी में रहते थे। परिवार की हालत और भी ज्यादा खस्ता था। पिताजी प्राइवेट बस कंडक्टरी करके जैसे तैसे परिवार का खर्च उठा रहे थे और मैं प्राइवेट ट्यूशन्स करके अपनी पढ़ाई का खर्च। तब कॉलेज जाते समय रास्ते में एक गुलाबी कलर की कोठी की खिड़की से एक लड़की को बैठे हुए रोज देखता था। घुंघराले बाल, काली आंखें, गुलाबी होंठ, दूध सी गोरी। ऐसा लगता था जैसे किसी कलाकार की पेंटिंग से निकल कर आ गई कोई परी। तब उम्र क्या थी उसकी? 13-14 साल की रही होगी। तो बिल्कुल बच्ची थी। पर मैं कौन सा बड़ा था। ये क्या हुआ? फिर क्या, रोज आंखों ही आंखों में देखकर मिलते थे। कभी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। क्यों? क्यों? क्यों क्या? ज्यादा हीरोपंती दिखाऊं और मरूं क्या? मैं ठहरा बस कंडक्टर का बेटा और उनका सोशल स्टेटस हमसे 3-4 सीढ़ी ऊपर था। लेकिन तब तक मुझमें भी कुछ केमिकल चेंजेस शुरू हो गया था। साइंस स्टूडेंट थे आप? फिजिक्स ऑनर्स। क्या बात कर रहे हैं आप? फिजिक्स ऑनर्स मतलब आप में संभावना की कोई कमी नहीं थी? संभावना ऐसे पौधे का नाम है सर, जिसे पैसे की बारिश से सींचना होता है। पैसे की कमी से इस देश में हजारों संभावनाएं जड़ में ही खत्म हो जाती हैं सर। हाँ, फिर क्या क्या हुआ? बीएससी के बाद पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाया। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैं तो उस लड़की के बारे में पूछ रहा था। आप तो पीछे ही पड़ गए। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आपको अगर आप छोड़ेंगे नहीं मुझे? नहीं नहीं छोड़, रहने दीजिए रहने दीजिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बताइए फिर। रोज हम आंखों ही आंखों में बात किया करते थे।
मैं तो पतली गली से भागने की सोच किया। मुझे लगा अंदर बुलवाकर गुंडों से पिटवाएगी मुझे। फिर मैंने भी सोचा जो होगा देखा जाएगा, और अंदर चला गया। पहुंचते ही उसने पूछा, बेटा क्या तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहोगे? डायरेक्ट शादी का मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई, एक साथ दो एक्सप्रेस ट्रेनें अंदर दौड़ रही हो। मुझे देखते ही उन्होंने कहा, बेटा परेशान ना हो, हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है। सब कुछ? हाँ, तुम्हारा घर परिवार, तुम्हारे पिता की बस कंडक्टरी, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारे सपने, तुम्हारी आकांक्षाएं, तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारी पढ़ाई, सब कुछ। और उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी। फिर थोड़ा रुक कर बोलोगे, लेकिन बेटा एक बात शायद तुम नहीं जानती, मेरी बेटी अपाहिज है। अपाहिज, कमर के नीचे से बिल्कुल अंडर डेवलप्ड, चल फिर नहीं पाती थी। एक व्हील चेयर पर बिठाकर उसे उस खिड़की के पास छोड़ दिया जाता था, और उस खिड़की से बाहर जितना दिखाई देता था बस वही थी उसकी दुनिया। उस दुनिया में मैं भी शामिल था, लेकिन कमर के ऊपर से एकदम नर्म, किसी भी खूबसूरत से खूबसूरत लड़की को टक्कर दे सकती थी। फिर आपने क्या जवाब दिया उसकी बात को? सर, सोच समझ कर जवाब देने की उम्र तो थी नहीं मेरी। भीतर जवानी का जोश काम कर रहा था। हमने कहा, अरे अपाहिज है तो क्या हुआ, शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये हुई ना बात। घर जाकर माँ बाप को सारी बात बताई। सुनते ही माँ रोने लगी और बाप सुनने पड़ गए। मतलब शादी का ख्याल गया कचरे के डब्बे में। हाँ? तो आप समझ रहे ना सर, मैं ये तो ईश्वर की बात क्यों कर रहा था? ये जो गरीब का ईश्वर है ना, या तो गरीब है या अपाहिज। अच्छा, ये जो दो कत्ल हुए थे, ये किसी प्यार में धोखा खाया हुआ पागल दीवाने का काम है या किसी विकृत का व्यक्ति का? सीरियल किलर? हाँ, पैटर्न देख के तो अच्छा, कोई अगर बहुत ज्यादा नफरत की वजह से किसी का कत्ल करे तो कैसे करेगा? मुझे क्या पता। नहीं मतलब आप होते तो कैसे करते मर्डर? मैं होता? हाँ, आप। ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे? हाँ हाँ हाँ,
पॉइंट जानने की कोशिश कर रहा था। मेरा व्यू पॉइंट? इस केस में मेरा व्यू पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्या? मेरा नहीं। हाँ, हाँ, हो भी सकता है। कैसे? जैसे आप यहाँ आते हैं, यहाँ के लोग बाग आपके जानते हैं। अरे यहाँ तो बहुत से लोग आते हैं और सब जान पहचान के हैं। यही आसपास के मोहल्ले के लोग यहाँ आते हैं। तो ये बात सारे मोहल्ले वालों पे लागू होती है कि नहीं? हाँ, तभी तो पुलिस घर घर जाकर पूछताछ कर रही है। वैसे मेरे एक मित्र के घर पर पुलिस गई थी, तभी मुझे पता है। कुछ मिला? खास कुछ नहीं। हाँ, उस रात को लोगों ने किसी संदिग्ध व्यक्ति को पार्क में बहुत देर तक बैठे हुए देखा। अब मर्डर के साथ उन्हीं को छोड़ के लोग बातचीत कर रहे हैं। बात करने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता बात करने से। सबूत चाहिए, सबूत। हाँ? इसीलिए मैं कहता हूं बिना सबूत बात करना बेकार है। हाँ। देखिए सर, एक तो ये पार्क पहले ही काफी बदनाम है। वो शरीफ लोग तो आते ही नहीं इधर आजकल। ऐसे में यहाँ एक तो लाशें मिल भी जाए ना तो कोई क्या जुबा होगा। हाँ? भाई साहब, पार्क तो बदनाम है, लेकिन यहाँ कत्ल हो जाना शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। आपने क्या? सर, अगर आप इस पार्क की हिस्ट्री जानते ना तो मुझसे ये सवाल ही ना करते। ये मुन्ना यादव जी, जिसकी बेटी की शादी की खुशियां आप थोड़ी देर पहले मना रहे थे, इस पार्क पर पहले इस मुन्ना यादव और उसके गुंडों का कब्जा था। शाम होते ही मुन्ना और उसके आदमी इस पार्क में दाखिल हो जाते थे। कोई शरीफ आदमी तो इधर से गुजरने की हिम्मत भी नहीं करता था। अच्छा। हाँ, पहले ये पार्क था ऐसे तेरे मर्डर के कब्जे में, और अब है ड्रग पेडलर के कब्जे में। बस यही फर्क है। हाँ, लेकिन अगर इनको भी आपके जैसे 18,200 की साला निकल जाती ना, तो ये ड्रग पेडलर या लुटेरे नहीं बनते। अरे सर, मैं इन बातों पे यकीन नहीं करता। ये साले ऐसे लोग हैं जो कभी सुधरने वाले नहीं हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? आप किसी क्रांति या बदलाव में विश्वास नहीं करते? हाँ? क्रांति? हाँ, बदलाव। बदलाव? हाँ। सर, आप अपने ना क्रांति बदलाव को लेकर यही बैठिए, मैं चला। गुड नाइट। अरे नहीं भाई साहब, कहाँ जाके बैठिए ना, बढ़िया बातचीत हो रही थी, कितना कुछ जानने को मिल रहा था। बताइए बताइए आप। देखिए सर, मैं ठहरा बस कंडक्टर का बेटा। अरे मेरे माँ बाप ने कभी आधी रोटी खाकर, कभी भूखे सोकर किसी तरह से मुझे BSc तक पढ़ाया, ताकि उनके बुढ़ापे में 2 रोटी का जुगाड़ कम से कम कर पाऊं। तो मैं वहीं पे लगा हुआ हूं सर। आपके बदलाव, परिवर्तन, क्रांति मेरे किसी काम के नहीं है। ओ, तो आप कहना चाह रहे हैं कि आप अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं? वैसे आपको देख के लगता नहीं है बाहर से कि आपके अंदर एक जुझारू इंसान बसता है। वैसे आजकल बाहर से देख के क्या पता लगता है किसके अंदर क्या, मतलब अपना काम आपको कैसा लगता है? प्राइवेट नौकरी करता हूं, लगने के बारे में कुछ सोचा नहीं सर। मालिक का बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस है, और बिजनेस का सब कुछ नॉलेज में रखना पड़ता है। अच्छा। हाँ। सिर्फ नॉलेज में ही रखना पड़ता है कुछ? हाँ जी, और कुछ गड़बड़ हो जाए तो साला हजारों सवालों के जवाब दो। मतलब आप गोडाउन के मैनेजर है? मैनेजर सिर्फ नाम के मैनेजर है साहब। मैनेजर की इज्जत कुछ नहीं है। रिस्क और मगजमारी पूरी है। तब आप मालिक के खास बंदे होंगे। खास या मुझे पता नहीं सर। मालिक जो काम करने को कहता है कर देता हूँ, और 18,200 की सैलरी उठाता हूँ। मालिक तो बस एक ही बात जानता है, गोडाउन से कितना माल निकला और कैश बॉक्स में कितना रुपया आया। तो है। और सवाल ये है सर, कौन बिकाऊ नहीं है, दिन रात कैसे पॉलिश करने में लगा हुआ है अपने आप। ये बात तो कुछ हद तक सही है। अपनी कीमत क्या लगाते हैं? शाहरुख खान बिक रहा है 18 करोड़ में, मैं बिक रहा हूँ 18,000।
यही फर्क है। अच्छा, आप जैसे बता रहे थे ये ईंट सीमेंट बालू का हिसाब रखना, आपको सिर्फ यही सब करना पड़ता है या इसके अलावा कुछ और? कुछ और वैसे क्या मतलब? देखिए जरा, ये व्यापारी लोग तो सीधे इंसान होते नहीं है। अब एक नंबर धंधे के साथ साथ पता नहीं कितने। देखिए सर, मैं इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता किसके पास क्या है। मैं कह रहा मामूली सा नौकर, गोडाउन में हर रोज 50-60 ट्रक माल का सप्लाई होता है और फिर वो जरूरत के हिसाब से जगह जगह भेजना पड़ता है। तो मैं सुबह से शाम तक इसी में बिजी रहता हूं सर। मुझे नहीं पता किसके पास क्या है। वैसे भी ना सर, बिना किसी के बारे में जाने आप कोई टिप्पणी ना करें तो बेहतर है। अरे क्या बात कर रहे हैं यार, मैं आपके बारे में थोड़ी कुछ कहूँ, मैं आपके मालिक के बारे में कह रहा था। लेकिन एक बात तो पता लग गया, आप अपने मालिक के बड़े भक्त हैं। आपके लिए वो भगवान है। लेकिन कुछ लोग शायद इसे अच्छी नजर से ना देखें। अरे लोगों की परवाह नहीं करता सर मैं, ना मैं करना चाहता हूं। मैं ठहरा गंगू तेली, आप मुझसे राजा भोज के खजाने का हिसाब मांग रहे हैं। आप राजा भोज है या गंगू तेली है, आप ही बेहतर जानते हैं। है ना सत्य प्रकाश जी? मेरा नाम कैसे जाना? हाँ, ये मैंने तो अभी तक अपना नाम आपको बताया। आपके बारे में मैं आपके नाम के अलावा और भी बहुत कुछ जानता हूं। जैसे आप सत्य प्रकाश दुबे, पिता ओम प्रकाश दुबे, भाई वेद प्रकाश दुबे, बहन अनिता दुबे। आपके मालिक का नाम है राजेश सबरवाल। सबरवाल का 4 गोडाउन है। मेन ऑफिस राजबाग में, जहां आप काम करते हैं। आपके मालिक आपको प्रकाश बाबू कहकर बुलाते हैं। अब माने या ना माने, सबरवाल अगर दुनिया में किसी पर भरोसा करता है तो आप हैं। अब 15 सालों से सबरवाल के साथ हैं। सही कहा है ना सत्य प्रकाश जी? बिल्कुल सही कहा सर। आप तो मेरे बारे में मुझसे ज्यादा जानते दिखाई दे रहे सर। एक ही सांस में नर्सरी लाइन की तरह बड़बड़ाते चले गए। क्या करे, काम के लिए जानना पड़ता है, नौकरी के कारण याद भी रखना पड़ता है। वैसे अभी तक आपके बारे में मैं जो कुछ भी बताया, ये सब कुछ पुलिस रिकॉर्ड में है। पुलिस रिकॉर्ड का आपको कैसे पता चला? क्या पुलिस में है? अब देखिए, जीने के लिए तो कुछ करना पड़ता है। जी हाँ, मैं पुलिस में। तो मैं इतनी देर से पुलिस वाले से कब लड़ाया जा रहा था? सर वो गाली वाली मुंह से निकल गई थी वो बीच में। सॉरी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सर आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, मेरा एक दूर का रिश्तेदार भी पुलिस में है। अच्छा? हाँ, लेकिन सर उससे कभी मिलने का सौभाग्य हुआ नहीं। पहली बार मैं किसी पुलिस वाले से बात कर रहा हूँ सर। बहुत अच्छा लगा सर। मुझे भी। पुलिस रिकॉर्ड में तो क्रिमिनल्स के नाम होते हैं ना? मेरा नाम पुलिस रिकॉर्ड में क्यों है? आपका पहचान पुलिस रिकॉर्ड में क्रिमिनल के तौर पर नहीं है। ओह अच्छा। पर
बहुत ही रहस्यमय और संदिग्ध व्यक्ति के तौर पर है। संदिग्ध? मैं? यही तो लाख टके का सवाल है। सर, अभी तक मैंने अपने बारे में आपको जो कुछ भी बताया ना, उसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं है सर। करेक्ट, आपने बिल्कुल सच कहा। वैसे आपको देखे कोई भी बता सकता है कि आप एक कमजोर, डरपोक, निराशावादी, टोटली फ्रस्ट्रेटेड इंसान, मगर में आते ही यकीन की सुई डगमगा जाती है। कुछ हिसाब या कैलकुलेशन फिट नहीं है। कैसा कैलकुलेशन? जैसे देखिए, आज मोहल्ले के लोग मुन्ना यादव की बेटी की शादी में जश्न मना रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, और आप इस अंधेरे में सुनसान पार्क में बैठे हुए। दावत तो आपको भी मिली थी सत्यप्रकाश जी, फिर भी अब नहीं है। सर, मैंने आपको बताया था ना, ये अमीरीपन की नुमाइश चुपती है मुझे। हाँ, अमीरीपन की नुमाइश। लेकिन सब्रवाल के बेटे के बर्थडे पर आप गए थे। समझता हूं कि मालिक के बेटे का सवाल है, लेकिन अगर आप ना भी जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अरेंजमेंट का सारा जिम्मा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पास था। अब सब्रवाल के सबसे नजदीक होने के बावजूद आपके लिए कोई काम छोड़ा नहीं। If I am not mistaken, उस दिन आपके पिताजी की तबीयत बिगड़ गई थी, डॉक्टर को घर पे बुलाना पड़ा। ये सब होते हुए भी आप सब कुछ छोड़ के, अरे सर, आप भी ना किससे किसका मुकाबला कर रहे हैं, ये भी तो देखिए ना। कहां सब्रवाल जी और कहां ये मुन्ना यादव, एक एंटी सोशल। हाँ, मुन्ना यादव एक एंटी सोशल था, अब तो है ही नहीं। अब मर गया या भाग गया, किसको क्या पता। भाग गया सर, भाग गया। हाँ, लोग कहते हैं अचानक उसके अंदर कुछ बदलाव आ गया सर। बदलाव? हाँ, वो साधु संत बनकर कहीं चला गया सर। साधु संत बनकर चला गया? जी। लोग कहते हैं, यार आप मान भी लिए, मुन्ना इस एरिया का टेलर था, बड़े बड़े व्यापारियों से हफ्ता वसूली करता था, पुलिस को सब कुछ पता था, लेकिन उसके बावजूद पुलिस अनदेखा करती थी, क्योंकि उस वसूली का मोटा हिस्सा पुलिस के पास पहुंचता था। आप तो सब कुछ जानते हैं सर। जानना ही मेरा काम है। मेरे पास ये भी खबर है कि गुंडागर्दी करते करते मुन्ना को लगा कि ये काम ज्यादा दिन नहीं चलेगा, उम्र बढ़ रही है, जवानी ढलने को है, तभी मुन्ना ने फिल्म लाइन में हाथ मारने का डिसाइड किया। मेरे पास ये भी खबर है कि मुंबई के उभरती हीरोइन के साथ मुन्ना ने बातचीत शुरू की, लेकिन उस हीरोइन ने ऐसा अमाउंट मांगा कि मुन्ना के होश उड़ गए। अब देखिए, मुन्ना के बैकग्राउंड को देखते हुए कोई रेस्पेक्टेड इन्वेस्टर तो पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं। सुना है उसी वक्त मुन्ना के घर वाले और जिनके भी साथी थे, सबने मुन्ना को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब मुन्ना फिल्म के चकाचौंध में अपना होश आवाज खो बैठे थे। ख्याली पुलाव पका रहा है, ख्वाबों के पंखों से हकीकत की जमीन से कोसों दूर उड़ रहा था। ठीक उसी वक्त एक दिन मुन्ना गायब, जैसे भाप बनकर हवा में विलीन है ना। वेरी स्ट्रेंज सत्यप्रकाश। हाँ, ये सर स्ट्रेंज तो है सर, लेकिन सर हो सकता है वो पैसे का इंतजाम ना कर पाने के कारण दुखी होकर या शर्म के मारे कहीं चला गया हो। मुन्ना और शर्मिंदगी। मुन्ना यादव की डिक्शनरी में शर्मिंदगी नाम का कोई शब्द था प्रकाश बाबू?
नहीं सर, नहीं था सर। लेकिन कुदरत 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 इंसान में कब क्या बदलाव ले आए, इसका भी तो कुछ ठीक नहीं है ना सर। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि सिचुएशन या माहौल इंसान को बदल सकता है? जी हाँ, ये भी मैं मान लेता अगर मेरे पास और कुछ इंफॉर्मेशन ना होती सत्य प्रकाश बाबू। कैसी इंफॉर्मेशन? जब कहीं से पैसे का जुगाड़ नहीं हुआ तब मुन्ना फोन करके सबरवाल से 50 लाख रुपया डिमांड कर बैठता है और सबरवाल इनकार करते ही हर रोज उसे फोन करके थ्रेट देना शुरू करता है। सही कहा है? मुझे क्या पता? आपको सब कुछ पता है सर। मैंने कहा ना, सबरवाल अगर किसी पर भरोसा करता था वो आप। हाँ? सही कहा ना? और चाप से ये भी पता चला कि एक दिन मुन्ना गोडाउन में आता है और अकेले ही आता है क्योंकि सबरवाल ने उसे अकेले आने के लिए कहा था। उसके बाद मुन्ना को किसी ने नहीं देखा। आप क्या इशारा करना चाहते हैं? कोई इशारा नहीं प्रकाश, और यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपके देवतुल्य मालिक सबरवाल के गोडाउन में ही मुन्ना की हत्या हुई थी। ये क्या कह रहे हो? इसका मतलब आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर सबरवाल जी को मुन्ना का कातिल साबित करना चाहते हैं? मुझे यह बिल्कुल मंजूर नहीं है। सबरवाल के साथ आपका विच्छेद लगाओ, उनके प्रति अंधी निष्ठा कैसे अपने आप जाग उठा? आप सोचते हैं कि सबरवाल के ऊपर आपका अस्तित्व वजूद टिका हुआ है। सबरवाल ना होता तो कोई नौकरी नहीं मिलती। कल अगर सबरवाल को कुछ हो जाए तब बिल्कुल मिट जाए। ये बात तो सही है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, इसलिए आप एक हत्या को छुपाएंगे? मैं कुछ भी छुपा नहीं रहा हूं। बिल्कुल छुपा रहे हैं आप। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। सबरवाल आपके लिए भगवान हो सकता है, लेकिन वो भी एक आम मामूली इंसान है। वो भी गुस्सा, हिंसा या प्रतिशोध की भावना से परे नहीं है। जिस सबरवाल आपका पेट पालता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे बचाने की कोई भी कसर नहीं। मैं किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल कर रहे हैं। नहीं, उल्टा आप, जी आप सिर्फ एक अनुमान के आधार पर एक मासूम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मासूम है? सबरवाल जैसे आदमी कितना मासूम हो गए सब जानते हैं। कृपया एक पुलिस वालों को इस बात पर यकीन दिलाने की कोशिश ना करें तो बेहतर है। अरे सर, आप तो ऐसा बोलेंगे ही। इस तरह लीपा पोती करके केस क्लोज करने से तो पुलिस डिपार्टमेंट को फायदा है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी क्लोज्ड। सीनियर अफसरों के जवाब भी नहीं देने पड़ेंगे। ऊपर से प्रमोशन का रिकमेंडेशन। बकवास बंद करें। बेटू की बातों से वक्त बर्बाद न करें। आपके मालिक सबरवाल के भी सारे दरवाजे बंद। सबरवाल के वो हत्या सबरवाल जी ने नहीं की थी। फिर किसने हत्या की थी? हत्या? जी हाँ, मुझे पता है कि सबरवाल निर्दोष है, क्योंकि मुन्ना को आपने मारा था। आपने। क्या उलझन पके जा रहे हैं सर आप? थोड़ी देर पहले आप सबरवाल जी के पीछे पड़े हुए थे। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो मेरे पीछे पड़ गए। आपको क्या लगता है मुन्ना को मैंने मारा है? मैंने? हाँ, आपने। क्योंकि जिस दिन मुन्ना गोडाउन में आता है उस दिन सबरवाल नहीं था। क्योंकि उससे एक दिन पहले मुन्ना सबरवाल को फोन करके अल्टीमेटम देता है। उसके तुरंत बाद सबरवाल की तबीयत बिगड़ जाती है, ऑफिस में गिर पड़ते हैं, नर्वस ब्रेकडाउन।
एम्बुलेंस बुला के उसे नर्सिंग होम भेजना पड़ा था। तभी जिस दिन मुन्ना वहां आता है, सबरोल वहां था ही नहीं। अगर सबरवाल जी वहां नहीं थे तो मुन्ना वहां आएगा क्यों? क्योंकि उस अगले दिन मुन्ना दोबारा फोन करता है, आप नर्सिंग होम वाले किस्से को छुपा कर मुन्ना को शाम को गोडाउन में आने के लिए कहते हैं और अकेले आने के लिए कहते हैं। सही है ना? मैं? हाँ, क्योंकि एक टोटली फ्रस्ट्रेटेड आदमी जब वजूद बचाने में तुला हो जाता है, तब उसके अंदर सोया हुआ हैवान भी जाग उठता है। अगर मोटिवेशन स्ट्रांग हो और विक्टिम सजग ना हो तो कुछ भी होना नामुमकिन नहीं है। आप पुलिस वाले, इसका मतलब ये नहीं है जो मर्जी बोल देंगे। जी हाँ, मैं पुलिस वाला हूं, लेकिन मैं इस केस का इंचार्ज नहीं हूं। तभी लिपापोती करके केस क्लोज करना और बदले में प्रमोशन मैनेज करने, इन दोनों में से कोई भी मेरे एजेंडे में नहीं है। मैं तो बस सिर्फ अनऑफिशियली पर्सनल इंटरेस्ट के लिए केस को फॉलो कर रहा था। लेकिन हाँ, एक बात पर तो मैं श्योर हूं, किसी बाहर की हिस्ट्री शीटर या क्रिमिनल का काम नहीं है। अगर होती तो मेरे पास इंफॉर्मेशन जरूर है। उस शाम को मुन्ना आता है, उसके बाद आप अपने गेट कीपर को एक खास ढाबे पर भेजते हैं चाय नाश्ता मंगवाने के लिए, जो राजबाग से 4 किलोमीटर दूर। अब गेट कीपर मिथिलेश जाने की तैयारी करता है और जैसे साइकिल निकलने जाता है तो देखा किसी ने उसकी साइकिल की हवा निकाल दी। अब सत्य प्रकाश जी, घटना स्थल में ना होते हुए भी ये हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है कि मिथिलेश को पैदल जाने के लिए मजबूर करना और ज्यादा से ज्यादा समय तक उस गोडाउन से दूर रखने के पीछे किसका? किसका? उसके बाद से किसी ने मुन्ना को देखा नहीं। इन्वेस्टिगेशन टीम को यह पता नहीं है कि ये मर्डर केस है या एब्डक्शन केस। मैं मुन्ना के सारे अड्डों को खंगाल के देख लिया, अब कहीं नहीं मिला। अब देखिए, सारे कड़ियों को दोबारा जोड़ने के बाद ये तो पता लगता है कि मुन्ना गोडाउन में आया जरूर था, वहां से निकला नहीं। अब सवाल ये होता है कि अगर मुन्ना की हत्या गोडाउन के अंदर हुई तो उसकी लाश गई कहां? ये सवाल तो मैं भी पूछ रहा हूं। ये सवाल मैं आपके चेहरे पर पढ़ गया। इसी खोज में एक दिन वर्कर्स आने से पहले मैंने अपनी फैक्ट्री में चप्पा चप्पा सर्च करा। आपके गोडाउन के नॉर्थ वेस्ट में नेचुरल डिजाइनिंग गड्ढा था, झाड़ियों की वजह से बाहर से पता नहीं चलता। मैंने टॉर्च मार के एक सूखा डाल को अंदर घुसा के देखा कि 8 फीट लंबा गड्ढा है, कुछ मलबा और सीमेंट का ढेला है। बारिश का मौसम, अब मुन्ना की लाश को अंदर डाल के अगर 2-4 बोरे सीमेंट और कुछ मलबा डाल दिया जाए तो काम कंप्लीट। कभी सत्य प्रकाश जी, अगर गड्ढे के अंदर से मुन्ना की लाश मिल जाए तो कोई अजूबा नहीं होगा। वैसे इस बात पर मैं श्योर नहीं हूं, मैं अनुमान के आधार पर कह रहा हूं। इतना भयानक अनुमान आप क्यों लगा रहे सर? आपको क्या लगता है मुन्ना को मैंने मारा था? मैंने? मैं एक चूहा एक शेर की गुफा में घुसने की जरूरत करूंगा? इसे कहते हैं रोल रिवर्सल। रोल रिवर्सल। जब चूहा अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ता है तब ऑर्डर ऑफ पर्सनैलिटीज चेंज हो जाता है। तब शेर बन जाते हैं चूहा और चूहा बन जाता है शेर। गलतफहमी हो रही है सर, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। कोई गलतफहमी नहीं हो रहा है। मैं जो भी कह रहा हूं सच के आधार पर कह रहा हूं। कातिल को पहचानने में मैं गलती नहीं करता। और
मैंने आपके आंखों में ग्लिट देखी है जो ज्यादातर कातिलों में देखे जाते हैं। क्लिंट? हाँ। वो क्या होता है सर? अब हिंदी में मैं एग्जैक्टली कैसे समझाऊं? एक झलक बिजली जैसी। And there is a glint in your eyes. मुन्ना वाले किस्से को आप भूलने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन भूल नहीं पाते। मैं काफी दिनों से गोडाउन से घर आने के रास्ते में आपको फॉलो करके देख, मुन्ना के घर के सामने ये बिल्कुल बदल जाते हैं। पता नहीं अंदर नजर टिकाए हुए आप क्या ढूंढते रहते हैं। पार्क की इस बेंच में बैठकर लगातार उसके मकान की तरफ देखते रहे। और आज देखिए, जब सारे लोग वहां जश्न मना रहे हैं, आप यहां बैठे बैठे उधर देखे ही जा रहे। सच तो यह है कि मुन्ना की बेटी को फेस करने से डर से अब उनकी शादी से भाग रहे हैं। मुझे नहीं पता सर, आप क्या कह रहे हैं? कैसे मारा तुमने मुन्ना? लोहे के सरिया से पीट पीट कर या पत्थर से खोद खोद? ये क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हैं? अब तो आप ये नहीं कहेंगे कि गोडाउन में घुसते ही मैंने मुन्ना पर सरिये से पीछे से वार किया। तो मुन्ना अचानक से घबरा कर नीचे गिर पड़ा। साले वसूली करेगा, मेरे पेट पे लात मारेगा। मेरे हाथों से मरना चाहेगा। साले तेरा गला ही दबा दूंगा। लाश में कोई पहचान नहीं पड़ा। यक! 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 मुन्ना की लाश को सीमेंट के बोर में डालकर ऊपर से पानी छिड़क उसे खींचकर व्हील बैरो में फेंक दिया था मैंने। देखा आपने, अब खुद ही सब कुछ बोल गए। उठिए उठिए सत्य प्रकाश जी, उठिए। देखिए, मैं यहां कोई मर्डर इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आया ना, इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। मुन्ना यादव ने बढ़िया मर्डर किया था, अगर जिंदा होता तो और बढ़िया करते। मुन्ना को लेकर पुलिस डिपार्टमेंट को कोई सिरदर्दी नहीं है ना। मुन्ना मेरा इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट कहीं और है, और वो आप है सत्य प्रकाश जी। आप गलत इंसान पे इल्जाम लगा रहे हैं सर। वो कातिल नहीं है, हिंसक नहीं है, भयानक नहीं है, छुपा हुआ है। जो एक बार अपने आप को प्रकट किया है तो देखिए, पुलिस के पास आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ना आपको जेल होगा ना फांसी। फिर भी कहूंगा कि आप गहरी संकट में है, भारी संकट में है। वो सत्य प्रकाश आपके साथ साहिब की तरह लिपटा हुआ है, वो इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अभी कह रहा हूं, सतर्क रहिए।
टेक केयर, गुड नाइट। सर आप जा रहे हैं क्या? प्लीज सर, मुझे अकेला छोड़ के मत जाइए सर। मुझे बहुत डर लग रहा है सर, बहुत डर लग रहा है सर। मुझे अकेला मत छोड़िए, मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए सर। सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर, प्लीज सर। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। मुझे अकेला मत छोड़िए सर। आइए। मुझे अपने भीतर के सत्य प्रकाश से डर लग रहा है सर। सत्य प्रकाश से